तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं हमने एमसीक्यू वाली एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी और उस सीरीज में हम चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक का अध्ययन कर चुके हैं और इस वाली वीडियो में हम चैप्टर 7 से चैप्टर 9 तक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो क्लास 6 की पॉलिटी थी उसमें चैप्टर 9 है, 9 तक है। ठीक है, तो 9 तक को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एमसीक्यू वाली जो सीरीज है वो क्लास 6 की पॉलिटी को कवर कर लेगी 3 पार्ट्स में। तो इससे पहले हम 2 पार्ट्स पर बात कर चुके हैं। जो पहला पार्ट था वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक था और जो सेकंड पार्ट था वो चैप्टर 4 से चैप्टर 6 तक था। जो अब ये जो लास्ट पार्ट है यानी पार्ट 3, तो ये पार्ट 3 में हम चैप्टर 7 से चैप्टर 9 तक कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए इस वाली सीरीज से आप खुद को इमेजिन कर सकते हो कि आप जो अध्ययन कर रहे हो क्या वो सही दिशा में कर रहे हो या फिर आप अध्ययन करने में क्या कमियां कर रहे हो। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैंने लगभग क्वेश्चन लिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उनका लगभग आपका 90% रिजल्ट रहना सही होगा। ठीक है, मतलब आपका 90% रिजल्ट यानी 90% क्वेश्चन सही रहने चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम करते हैं स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मिनट यहाँ पे मैं देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर पहला वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कौन कौन से कथन हैं और इन कथनों को देखने के बाद आपको पहचानना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। देखिए ऑप्शन ए है बड़े नगरों के प्रशासन को चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहा जाता है और छोटे नगरों के प्रशासन को चलाने वाली संस्था को नगर पालिका कहा जाता है। ठीक है, अब इसको आप सावधानी पूर्वक समझें और देखें क्या ये सत्य है या फिर असत्य है, बताइए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेने के लिए आप वीडियो को भी पुश कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली वाली वीडियो है तो ये जो है ऑप्शन ए है, ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, बड़े नगरों में जो प्रशासन करने वाली जो संस्था होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको नगर निगम कहा जाता है और छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर पालिका कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। अब जो हमारा ऑप्शन बी है, देखिए आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है लेकिन पार्षद निर्वाचित होते हैं, क्या ये सत्य है? ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये क्या बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भाई जो आयुक्त होता है, ठीक है, और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, ठीक है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, जबकि जो पार्षद होते हैं, जो नगर के वार्डों में जो पार्षद होते हैं, उन पार्षदों का चुनाव कौन करता है, वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, उनका चुनाव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है, तो ये दोनों सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए भी सत्य है, ऑप्शन बी भी सत्य है, तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी को देखते हैं। पार्षद व पार्षद समिति, ठीक है, पार्षद व पार्षद समिति शहर के विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है लेकिन उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों का होता है। ठीक है, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों का होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे जो ये तीनों ऑप्शन हैं, तीनों क्या है, सत्य हैं। ठीक है, अब देखिए जो पार्षद समिति होती थी, ये पार्षद समिति क्या करती थी, देखिए नगर किस में बटा होता है, वार्डों में बटा होता है और हर वार्ड का एक पार्षद होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो मतलब एक नगर में मान लीजिए 6 वार्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, वार्ड वहाँ की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। तो एक नगर में यदि 6 वार्ड हैं तो वहाँ पे पार्षद कितने हो गए, 6 हो गए। अब ये 6 पार्षद मिलकर एक क्या करते हैं, सभा करते हैं, यानी इनकी एक समिति बनती है और ये क्या करते हैं, जो भी मुद्दे पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पानी की सुविधा, ठीक है, यदि पूरे शहर को या पूरे नगर को प्रभावित करते हैं तो उन नगरों पर, उन मुद्दों पर ये क्या करते हैं, ये निर्णय लेते हैं। ठीक है, पार्षद जो समिति होती है ये निर्णय लेती है नगर के प्रभावित करने वाले मुद्दों पर, जैसे कि पानी हो गया, बस स्टैंड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो गंदगी हो गई, साफ सफाई, ये सब, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखने का काम ये सब पार्षद समिति क्या करती है, इन पर निर्णय लेती है। ठीक है, और जो इन्होंने निर्णय लिया, जो भी, क्या वो निर्णय सही है या फिर गलत है, यदि वो सही है तो उसको लागू करने का काम कौन करता है, लागू करने का काम करता है आयुक्त। ठीक है, ये कौन होता है, नगर निगम का प्रमुख होता है। ठीक, कौन होता है, नगर निगम का प्रमुख, तो आयुक्त होता है। उसके अलावा जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं किसके अंतर्गत, नगर निगम के अंतर्गत,
तो वो सभी क्या करते हैं, इनको लागू करते हैं। ठीक है, निर्णय लेने का काम कौन कर रहे हैं, पार्षद कर रहे हैं, लेकिन लागू करने का काम कौन कर रहे हैं, आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी उनको लागू करने का काम कर रहे हैं। तो अब आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर पहला था ये आपको बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नगर निगम के आय के स्रोत में शामिल हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और इन ऑप्शन में हमको चूज करना है कि कौन से कर हैं जो कि नगर निगम में शामिल हैं। ठीक है, नगर निगम के कर जिनको कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर से, अब यहाँ पे हम इसको करते हैं। देखिए जो ऑप्शन ए है वो क्या है कि वो संपत्ति कर, क्या यह नगर निगम कर के आय का स्रोत है? बिल्कुल है, संपत्ति कर। दूसरा, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर, पानी और अन्य सुविधाओं पर जो कर होता है वो कर भी नगर निगम के आय के स्रोत में शामिल होता है। ठीक है, शिक्षा कर ये भी नगर निगम का आय का स्रोत है। ठीक है, उसके बाद मनोरंजन कर, ठीक है, ये भी नगर निगम के आय का स्रोत है। अब मनोरंजन कर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए नगर में क्या होता है, कोई भी मनोरंजन के लिए कोई भी खेल या कुछ भी स्पोर्ट्स का कुछ भी होता है। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे बहुत सारा आप देखते हैं कि नगर में बहुत बड़ा तंबू बना दिया जाता है और कम से कम 7 दिन का खेल होता है। ठीक है, उस पर मतलब लोग अलग अलग तरह की कलाकारी वहाँ पे दिखाते हैं, मनोरंजन। और उस कलाकारी को देखने के लिए क्या होता है, लोग वहाँ पे जाते हैं, एकत्रित होते हैं और जाने के लिए वहाँ पे क्या होता है, टिकट होता है। ठीक है, अब टिकट वो 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, वो उन पर डिपेंड करता है वो कितना रखता है। तो अब जो वो रुपये आ रहा है, ठीक है, उसका जो कुछ पार्ट है, ठीक है, वो कर के रूप में नगर निगम के पास में जाता है। ठीक है, तो मनोरंजन कर भी यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब किसी का पर्सनल, अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई पर्सनल कर है। ठीक है, पर्सनल है, मान लीजिए कोई पर्सनल कलाकारी अपनी दिखा रहा है, मान लीजिए 1-2 बंदे वहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब हम नगर की बात कर रहे हैं, बड़ा नगर है, बड़ा नगर में तो भाई अगर कोई भी मनोरंजन खेल किया जा रहा है तो वहाँ पे बहुत सारी जगह घेरनी पड़ती है और उसकी इजाज़त नगर निगम से लेनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गाँव में क्या है कि छोटे छोटे कलाकार आते हैं और वो दिखाते हैं, वो उनका अपना मैटर होता है। लेकिन जो बड़ा जो मनोरंजन का जो खेल होता है, टूर्नामेंट और भी बहुत सारे कुछ आप देखोगे, तो इनका जो टिकट का है उसका कुछ पार्ट दे दिया जाता है नगर निगम का। ये नगर निगम के आय के कर का स्रोत के रूप में शामिल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये 4 कर मैंने आपको बताए हैं ये सभी क्या है कि नगर निगम के आय के स्रोत में शामिल हैं। तो यहाँ पे ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सत्य हो जाएंगे। तो इसमें जो सत्य है उपयुक्त सभी यानी ई वाला बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब युग्म क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे हम 1 मिनट ऊपर से आ जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको विचार करने के बाद जानना है कि क्या सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, वो सब आपको जानना है। अब देखिए ऑप्शन ए है कलपट्टू। ठीक है, तमिलनाडु का एक गांव है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद चखेसंग, ये सांग नहीं है, ये चखेसंग है। ठीक है, क्या है? चखेसंग समुदाय नागालैंड की जनजाति है, क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। नागालैंड में एक समुदाय होता था चखेसंग नाम का समुदाय। ठीक है, और चखेसंग समुदाय नागालैंड की जनजाति वाला समुदाय था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। सब मैं बताया था ना जब चैप्टर का अध्ययन आपको करा रहा था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा चैप्टर को, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये सब सही कर पा रहे होंगे। यदि आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने समझने में या पढ़ने में कहीं ना कहीं पे कमियां की हैं, या फिर आपने ऐसे क्या होगा केवल बुक का अध्ययन किया है, यूट्यूब से कोई वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, अब या फिर आपने क्या किया, यूट्यूब से केवल वीडियो ही वीडियो देखा है लेकिन बुक का अध्ययन नहीं किया। नहीं भाई, देखिए अगर आप बुक का अध्ययन कर रहे हो ना तो भी आप 1-2 वीडियो देख लेते तो बेटर है, क्योंकि उसका आप में जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब या फिर आप क्या करते हो, वीडियो ही वीडियो देख रहे हो लेकिन बुक का अध्ययन नहीं कर रहे हो, तो वीडियो से भी कुछ नहीं होने वाला है। बुक का अध्ययन आपको 100% करना पड़ेगा। और मेरा मानना तो ये है कि पहले आप बुक का अध्ययन कीजिए और उसके बाद आप वीडियो देखिए। वीडियो में देखने के बाद आप सोचिए कि क्या इस वीडियो को देखने से मुझको कुछ इस चैप्टर में नया सीखने को मिला।
या फिर कौन से ऐसे फैक्ट थे जो मैं इस चैप्टर में छोड़ गया था लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं उनको समझ पाया। ठीक है, जब आप पहले बुक का अध्ययन करोगे ना और जब आप वीडियो देखोगे और यूट्यूब पे जब आप देखोगे वीडियोस को ट्राई करोगे तो आप जब भी पहचान सकते हो कि यूट्यूब पे कौन बढ़िया समझा रहा है या फिर कौन अच्छे से हमको बता रहा है। ठीक है, जब आप बुक का अध्ययन करोगे। यदि आप बुक का अध्ययन नहीं कर रहे हो तो भाई सभी यूट्यूब पे जितने भी पढ़ा रहे हैं ना वो सब पढ़ के ही पढ़ाते हैं। ठीक है, वो गलत कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कोई किस हद तक बढ़िया बता रहा है। ठीक है, वो आप तभी चूज कर सकते हो जब आप बुक का अध्ययन कर लोगे। पहले बिना बुक के आप किसी को चूज नहीं कर सकते, सभी आपको बढ़िया ही पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये इसमें यहाँ पे जो ये चखे संघ समुदाय ये सब बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब ऑप्शन सी है कैटामरेन। मैंने बताया था आपको जब मैं बुक के बारे में अध्ययन करा रहा था, चैप्टर का पढ़ा रहा था जब मैं आपको, कि कैटामरेन तमिलनाडु के मछुआरों की छोटी नाव का नाम था। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो तमिलनाडु के मछुआरे थे उन मछुआरों की जो नाव होती थी छोटी नाव, उस छोटी नाव को कैटामरेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या है कि आपको ऑप्शन नहीं दिया हूं क्योंकि जब मैं जो चैप्टर नंबर था ये ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का साधन नंबर चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये ग्रामीण जो क्षेत्रों का आजीविका के साधन हैं उनको मैं बेसिक से आपको बताया बढ़िया तरीके से। और देखिए अब यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन कौन कौन से सभी जानते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए मैंने क्या किया था वहाँ पे, अब आप यहाँ पे फैक्ट्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आजीविका के एक बना लीजिए स्वरोजगार। ठीक है, स्वरोजगार करने वाले लोगों के साधन। उसके बाद अन्य प्रकार के रोजगार। ठीक है, अन्य प्रकार के रोजगार में आप देख सकते हो। ठीक है, जो मालिक के अंडर काम करते हैं। ठीक है, मजदूरी से रिलेटेड आप देखते हो। लेबर चौक की हमने बात की थी, किसकी? लेबर चौक। ये ठीक है, नगरों में होता है लेबर चौक, इसके बारे में हम इस वाले चैप्टर क्वेश्चन में बात करेंगे। यहाँ पे अब क्या है कि इनको आप बांट दीजिए। ग्रामीण आजीविका के साधन को देखिए इस तरीके से, देखिए आप शिक्षा के तौर पे ले लीजिए, शिक्षा के तौर पे क्या क्या साधन हुए हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के साधन पे आप देख लीजिए, स्वास्थ्य के उस पे हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति के आधार पर आप देख लीजिए। ठीक है, शिल्पकार के आधार पर आप देख लीजिए, व्यापार के आधार पर आप देख लीजिए। इनको फिर आप पार्ट्स में बांट दीजिए। सब आप जानते हो ना, डिटेल से कोई ज़रूरत है नहीं बताने की। अगर आपने वीडियो बढ़िया से देखा है तो वो मैं वहाँ पे बढ़िया से बताया हूँ। यदि वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो नगरीय क्षेत्रों में आजीविका के साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, अब नगरीय क्षेत्र में भी आप इसी तरीके से बांट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप बांट दीजिए। देखिए यहाँ पे ले लीजिए आप स्वरोजगार का। ठीक है, उसके बाद अन्य प्रकार के रोजगार, फिर उनको रिलेट करना है। फिर आप यहाँ पे ले लीजिए व्यापार। ठीक है, फिर आप ले लीजिए लेबर चौक। ये सब भी क्या है? ये भी तो आजीविका के अड्डे हैं एक तरीके से। लेबर चौक को आप आजीविका के, नगरीय आजीविका के अड्डा बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और आप बहुत सारे सांस्कृतिक, शिल्पकार, ये सब क्या है? ये भी तो आजीविका के साधन हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? आजीविका के साधन हैं नगरीय सुविधाओं के। यहाँ पे अब आपको मैंने बेसिक से आपको इनके बारे में बढ़िया से बताया, तो बेहतर यही होगा कि आपके लिए, आपने वीडियो नहीं देखी ना तो आप देख लीजिए वीडियो। अगर देख लिए तो आप सभी जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो ये हमारा चैप्टर नंबर, ये जो पार्ट नंबर 3 था MCQ का, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है। यानी MCQ क्लास 6 पॉलिटी की कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो यहीं से ही आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। वीडियो जो आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और पास में जो बेल आइकन वाली बटन है उसको क्या कर दीजिए? हिट कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप बताइए हमको कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट में बताइए। ठीक है, हम फिर कोई अलग जो तरीका है वो अपनाएंगे आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो हमारा मकसद है वो क्या है कि आपके अंदर एक समझ पैदा करना। ठीक है, तो हम जो समझ पैदा करने के लिए आपसे ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आप हमारा भी साथ दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल आप हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि अभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बंदा अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारा जो प्रोसेस है वो भी बढ़ेगा, और फिर जो भी टेक्निकल जो प्रोसेस है वो सब हम आपको लाएंगे, ताकि हम
अब बहुत मुश्किल से आप क्या करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद आपको ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदा हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम जो भी टेक्निकल प्रोसेस है, जो काम हम 2 घंटे के अंदर करते हैं, उसको हम 1 घंटे के अंदर आपको कवर करा देंगे। ये आपके लिए भी फ़ायदा है इसमें, ठीक है, आपकी भी भागीदारी हमारे साथ होगी, और हमारे लिए भी इसमें बेनिफिट है, क्योंकि हमारा टाइम भी कम जाएगा और आपका टाइम भी कम जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।